Hello bachas, this is your Manoj Gaul sir and today I am going to start with the refraction of light. So सबसे पहली चीज रिफ्रैक्शन स्टार्ट करूं उससे पहले एक बात और, रिफ्लेक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं एंड यू नो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ मीडियम. लाइट किसी पर्टिकुलर मीडियम में ट्रेवल करती है, ये वाली बात आप जानते हैं. मीडियम आपका वाटर हो सकता है, एयर हो सकती है, वैक्यूम हो सकता है, कोई ऑयल हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है. और आपने क्या पढ़ा था कि सब लाइट when it strikes to a surface it is sent back in the same medium. लाइट रेज जब किसी सरफेस से स्ट्राइक करती हैं तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, यानी अपने मीडियम में उनको वापस भेज दिया जाता है. दिस फिनोमिना वाज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन. सर रिफ्रैक्शन क्या है? यहां तो लाइट केवल एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही थी और उसी मीडियम में लौट कर आ जाती है, लेकिन रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि व्हेन द लाइट रेज गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट गेट्स बेंड. लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी तो वो बेंड हो जाएंगी. बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यहां पर क्या था कि लाइट रेज जो थी वो रिफ्लेक्ट हो रही थी, अपने ही मीडियम में वापस चली जाती हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है? रिफ्रैक्शन में लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करती हैं तो वो बेंड हो जाती हैं. सो दिस फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. इज दैट डन बेटा और नॉट? अब दूसरी चीज हमारे पास आती है कि रिफ्रैक्शन के अंदर कॉज क्या है, इसका कारण क्या है? सिंपल टर्म्स, व्हेन द लाइट रेज मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी तो उनकी स्पीड चेंज हो जाती है. क्या बदल जाता है? उनकी स्पीड बदल जाती है एंड दैट कॉजेस द बेंडिंग ऑफ लाइट. इज दैट डन बेटा? चलिए आगे चलता हूं. अब हम बात करने जा रहे हैं यहां पर कुछ टर्म्स, जैसे हम लोगों ने इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल कुछ ऐसे टर्म्स पढ़े थे, उन टर्म्स को अब दोबारा से यहां पर भी पढ़ना है. सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ अ मीडियम. लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2. जैसे लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम में आ रही है और बैंड हो रही है, ठीक. इस बैंडिंग को क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन कहेंगे. लाइट रेज कमिंग फ्रॉम वन मीडियम एंड मूविंग इनटू अनदर मीडियम. लेकिन होता क्या था, इसे जाना कैसे था? सीधे, लेकिन ये मुड़ रही है एंड दिस बैंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. फिलहाल सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स को मार्क कर लेता हूं. ए, ओ, बी, एम, एन, ठीक. पी, क्यू. What is PQ here? PQ is the surface from where the refraction takes place. What is AO? AO is the incident ray. AO क्या है बेटा? Incident ray. आप जानते हैं incident ray. The light ray that falls on the surface of a medium is called incident ray. Now, point of incidence O. O is the point of incidence. Now, what is MN? MN is called normal. You know. इट इज द इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन. वो परपेंडिकुलर लाइन जो वास्तव में है ही नहीं है, इमेजिन किया है जिसको हमने उस पॉइंट पर कि है, तो वो नॉर्मल कहलाएगी. इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल. डन बेटा. नाउ द इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन और आफ्टर बेंडिंग बिकम्स रिफ्रैक्टेड रे. क्या कहलाएगी ये? रिफ्रैक्टेड रे. इज दैट डन? आई होप इन टर्म्स में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए. चलिए थोड़ा आगे चलते हैं. इसके बाद एक एंगल बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, और ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्या कहलाएगा बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसी तरीके से रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनेगा और ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. क्या कहलाएगा बेटा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. आई होप ये टर्म्स क्लियर हो रहे होंगे. इसके बाद हमारे पास एक टर्म आता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और इसके जैसा ही एक और दूसरा वर्ड है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम. ये दोनों ही मीडियम जनरली इनकी डेफिनेशन क्या है? मैंने भी क्या कहा था कि लाइट रेज एक मीडियम से दूसरी मीडियम में आ रही है,
तो हो सकता है ये नॉर्मल की तरफ अंदर मुड़ जाए, यूं जा रही थी अंदर मुड़ जाए, और इसका अपोजिट भी हो सकता है। क्या? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या तो नॉर्मल से दूर चली जाए या नॉर्मल की तरफ झुक जाए। फिलहाल तो जनरली सर ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताता हूं। एक्चुअली जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, सबसे पहले सपोज लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, व्हेन द लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, क्या होगा? तो मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। क्या कहा? इन दोनों में सपोज करो एक मीडियम है और एक दूसरा मीडियम है, तो जिसके अंदर की स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा, एंड द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस will be called optically denser medium। I hope इन दोनों डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए, लेकिन इसमें एक चीज और है, देयर आर सम इफेक्ट्स। कुछ इसके इफेक्ट्स भी है कि लाइट रे जब ऑप्टिकली डेंसर से मीडियम, डेंसर से रेयरर में जाएगी तो क्या होगा, और रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा। यहां पर हम देख सकते हैं कि लाइट रे अंदर बेंड हो रही है, ये एक्चुअली ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। क्या है? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और ये वाला कैसा है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। सर आपको कैसे पता चल रहा है? लुक बेटा, लाइट रे जब भी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट रे अगर एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, और ऐसे इसका अपोजिट होगा। अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जाती है तो इसको जाना तो यूं था, लेकिन ये नॉर्मल से दूर हट जाती है। मैंने क्या कहा? अगर लाइट रे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में आती है तो क्या हुआ? इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, और इफ इट गोज फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयरर, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आई होप ये दोनों केसेस क्लियर हो गए। इनके बेसिस पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेट्स डिस्कस दैम। तो अब हम बात करने जा रहे हैं एक अगले क्वेश्चन के बारे में। मैंने कहा था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली ये हमेशा आता है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि जब भी पानी के अंदर कोई स्टिक या पेंसिल जो उसे पार्शियली डुबो के रखा जाता है, पार्शियली मतलब कुछ हिस्सा अंदर पानी के अंदर, कुछ हिस्सा पानी के बाहर, तो वो पेंसिल हमें जो बेंड नजर आती है, टेढ़ी नजर आती है। इस समय मैंने सीधी बनाई हुई, लेकिन जनरली कोई ऊपर से देखेगा तो ये पेंसिल उसे टेढ़ी नजर आती है। सर वजह क्या है? एक्चुअली थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये वाटर है ना यहाँ पर नीचे, वाटर जो है वो, और ऊपर क्या है? एयर। वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड एयर इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। एयर क्या है? ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। अब होगा क्या? लाइट रे, दो लाइट रे लेंगे हम, एक लाइट रे और दूसरी लाइट रे। ये दोनों लाइट रेज जब यहां पानी से बाहर निकलेंगी, दे विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल और नॉट, लाइक दिस। थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएंगी ये, और जब ये टेढ़ी हो जाएंगी तो ये दोनों पीछे जाकर के मिलेंगी, और जहां मिलेंगी वहां पर इस पॉइंट ओ की इमेज जो है थोड़ी सी ऊपर बन जाएगी। फिर समझने की कोशिश करो, मैंने क्या बताया है? जब भी पिछले वीडियोस में भी सिखाया है कि लाइट रेज में, सॉरी ऑप्टिक्स में जब भी हमें इमेज बनानी है तो क्या होगा? कम से कम दो लाइट रेज हमें किसी भी पॉइंट से मिलनी चाहिए। तो हमने क्या माना? पॉइंट ओ से दो लाइट रेज बाहर आ रही थी, तो जैसे ही ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम आई, दे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से दूर हट गई। क्या हुआ? दे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, क्योंकि एयर क्या ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, और जिसकी वजह से इस पॉइंट ओ की इमेज थोड़ा ऊपर आकर के बनती है, दैट इज अ वर्चुअल इमेज। इज दैट डन? और इसी तरीके से इस पेंसिल के बाकी सारे पॉइंट्स की इमेज भी थोड़ा थोड़ा ऊपर आकर के बन जाती है, और हमें ये पेंसिल हमें टेढ़ी नजर आती है। फिर एक बार एक्सप्लेन करूंगा व्हाट हैपेंस द लाइट रेज व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ द पेंसिल इनसाइड द वाटर। ठीक, व्हेन कमिंग टू द एयर they bend away from the normal because air is optically rarer medium than water. So due to this bending क्या हुआ? A virtual image of point O is formed slightly above I. In the same manner, images of all the points of the pencil inside water are formed slightly above and the pencil appears bent. I hope ये discussion clear हो गया होगा and you will be able to write this answer. So let's move to the next question. इसी तरीके का मिलता जुलता हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है कि सर स्विमिंग पूल जो होता है वो जितना गहरा होता है उससे थोड़ा कम गहरा नजर आता है। उसमें स्विमिंग पूल नीचे तक है थोड़ा, लेकिन उसका पानी में सकता है कि उसकी सरफेस ऊपर आ गई है, उसका जो तलवा है या उसका बॉटम है थोड़ा ऊपर आ चुका है।
जितना वो डीप है उससे कम डीप नजर आता है। सर वाई? सेम आंसर। सपोज इसका हमने क्या किया, हमने इसके बॉटम पर एक पॉइंट ओ ले लिया, उस पॉइंट ओ से लाइट रेज जब ऊपर आएंगी क्या होगा, दे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज एयर इज ऑप्टिकली देयर मीडियम। तो इस बेंडिंग की वजह से क्या होगा, इस पॉइंट की वर्चुअल इमेज थोड़ी ऊपर आकर के बनेगी, और इन द सेम मैनर इमेज ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द बॉटम एट द बॉटम दे आर फॉर्म स्लाइटली एबव, और हमें वो पूल कैसा नजर आएगा, लेस डीप। इज दैट डन? चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आ रहा है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, फिलहाल ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। इज दैट डन? और ओ क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बिल्कुल सेम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह से। क्या कि लाइट, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसमें कोई परेशानी वाली चीज नहीं है। सेकंड लॉ की बात करते हैं। सर सेकंड लॉ क्या है, जो एंगल आई है और यह एंगल आर, बेटा ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी आप लोग आगे पढ़ने वाले हैं। यहां पर सेकंड लॉ क्या कहता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन यानी साइन आई, ठीक, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always a constant। क्या कहा, is always a constant for a given pair of media। तो क्या कहा कि रेशियो ऑफ साइन बेटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, और जो आप लोग भी पढ़ेंगे, तो इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। सर गिवन पेयर ऑफ मीडिया का मतलब समझ में नहीं आया। एक्चुअली लुक बेटा, लाइट रे सपोज हमारे यहां वाटर से एयर में आ रही है, ठीक, सो ये क्या हुआ, इट इज वन पेयर ऑफ मीडियम, यानी लाइट रेज अगर एयर से वाटर में आ रही है, ये एक अलग मीडियम होगा, अलग पेयर ऑफ मीडियम होगा। वाटर से एयर में आ रही है, इट इज अगेन अनदर पेयर ऑफ मीडियम। सपोज लाइट रे एयर से ग्लास में आ रही है, तो फिर एक पेयर ऑफ मीडियम है, और अगर ग्लास से एयर में आ रही है तो एक अलग पेयर ऑफ मीडियम है। तो हर पेयर ऑफ मीडिया के लिए साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इज दैट डन बेटा? चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो कांस्टेंट वैल्यू है, दिस कांस्टेंट वैल्यू इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये जो वैल्यू है क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मैंने क्या बताया कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। क्या लिखेंगे, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। बात समझ में आ रही है? अब दिस कांस्टेंट वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एन एंड सेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में लाइट रेज आ रही हैं
उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक किसके बराबर होगी, इस रेशियो के बराबर होगी। आई होप यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। अगर आपको साइन ऑफ एंगल आई की वैल्यू और साइन ऑफ एंगल आर की वैल्यू दे दी जाए तो उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इसके बराबर होगी, कांस्टेंट के बराबर। डन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन करते हैं छोटी सी तरीके से कि इट इज द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ अ मीडियम। क्या कहा, लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ अ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी तो लाइट रेज ज्यादा मुड़ेंगी। मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होगा लेकिन लाइट रेज अगर नॉर्मल से दूर जा रही है तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी और उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। फिर एक बार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो लाइट रेज ज्यादा मुड़ेंगी और उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो भी कम होगी। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी और लाइट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इज दैट डन बेटा? चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमारे पास हम बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। हाँ, एक चीज और, जो साइन आई अपॉन साइन आर इज अ कांस्टेंट जो है, ये सेकेंड लॉ जो है रिफ्रैक्शन का, इट इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। क्या कहलाता है बेटा? स्नेल्स लॉ कहलाता है, ध्यान रखिएगा, मैं बताना भूल गया था। अब बात आती थोड़ी आगे की बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने रिप्रेजेंट कैसे की, ऐसे। ये सर इसका मतलब क्या है, इसे हम रीड क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी लाइट रे जब पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है तो दूसरे मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला हम इस सिंबल से शो करेंगे इसको। ठीक बेटा? अब बात आती सर फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। आई होप यहां पर इस फॉर्मूला समझने में कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। लाइट रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है तो दूसरे मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, ये। तो जिस मीडियम में लाइट रेज आएंगी उस मीडियम में लाइट की स्पीड को हमेशा नीचे लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक। अब सपोज करो लाइट रे अगर एयर से ग्लास में आ रही है तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, एयर से ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी होगी ग्लास की, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट in air and speed of light in glass. Is that done? I hope refractive index लिखने फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, प्लूरल में लिख रहा हूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। देयर आर 2 टाइप्स बेटा, एक एब्सोल्यूट लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरी होती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, सिंपली अगर लाइट रेज एयर से आ रही है या वैक्यूम से आ रही है किसी मीडियम में तो हम उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे हम कहें ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कैसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगी, एब्सोल्यूट होंगी। कैसी है, एब्सोल्यूट, क्योंकि लाइट रेज एयर से ग्लास में आ रही है और लाइट रेज एयर से वाटर में आ रही है, तो ये होगा इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सी वाली, एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट के लिए फॉर्मूला बताओ जरा, चलो कैसे लिखोगे बताओ फटाफट। पहले स्पीड किसकी आएगी, एयर में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और नीचे क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। आई होप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। अगर मीडियम 1 यानी जहां से लाइट रेज आ रही हैं वो एयर या वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा है,
यानी इफ द लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम, तो उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाएगी? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर एक बार मैंने क्या कहा, इफ द लाइट रेज आर कमिंग इनटू अ मीडियम फ्रॉम अनदर मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम, यानी मीडियम वन अगर एयर और वैक्यूम के अलावा कोई और है तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाएगी? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे लाइट रेज अगर ग्लास से वाटर में आ रही हैं तो कैसे पढ़ोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। बेटा क्या फॉर्मूला बनेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें? ग्लास में, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? वाटर की। कौन सी वाली? रिलेटिव। इज दैट डन? आई होप दोनों तरह की रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और है कि आपको उन्होंने किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है? वाटर की विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। लेकिन अगर आपको इसी से निकालनी हो कि मुझे WNG निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, कुछ मत करो, इसको रिवर्स कर दो बेटा, 1/G/W। इज दैट डन? कुल मिलाकर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस रिवर्स हो गई यहां पर। इज दैट डन? आई होप बच्चों मैंने जो आज टॉपिक्स आप लोगों को बताए हैं इस वीडियो में वो समझ में आ गए होंगे। इफ प्लीज, लेकिन अगर लगता है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में नीचे जाकर के उसे नोट कर दीजिए या मेरी आईडी पर मुझे सेंड कर दीजिए। दूसरी चीज प्लीज, अगर आपको लगता है कंटेंट्स यूजफुल हैं तो उस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और लाइक करके शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करा दें उसे। Is that done? Thank you.